श्री सतपाल बाबा, जनरल सेक्रेटरी रामलीला कमेटी, श्री सुरेंद्र पाल शर्मा जी, श्री भारत भूषण एडवोकेट, तरुण अरोड़ा जी, तरुण अरोड़ा, ये युवा पीढ़ी आचार्य श्री का अभिनंदन कर रही है सभी लोग। श्री कृष्ण नैयर जी, श्री विजय वडेरा, श्री चंद्रशेखर विजय वडेरा आचार्य श्री का, श्री चंद्रशेखर, श्री राजसूत, श्री महेंद्र पाल धर, श्री महेंद्र पाल धर, आज के अभिनंदन को अंतिम कड़ी दे रहे हैं हमारे भाई विजय नैयर। कृपया करतल ध्वनि द्वारा आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम सहित निवेदन कीजिए कि वो अपना जो आज का संदेश है, जिसको कि हमें वर्ष भर अपने साथ रखना है, उसको ग्रहण करने की हमें क्षमता प्रदान करें। ओ भाई डॉक्टर कृष्ण वडेरा इस अभिनंदन की अंतिम कड़ी में पुनः शामिल हुए। इसी के साथ मैं आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम सहित निवेदन करूंगी। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का 9वां दिन है और यह आखिरी सत्संग है। आप लोग 8 दिनों तक बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ महात्मा विभीषण के पावन चरित्र के माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में जो उपयोगी विचार यहाँ मेरे द्वारा दिए गए उसे श्रवण करते रहे। मैंने इस बार यहाँ विभीषण का चरित्र सुनाने के लिए क्यों चुना, इस संबंध में एक बात मैंने पहले ही कही थी।
इस समय समाज में उसी प्रकार का वातावरण बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, जिस प्रकार का वातावरण उस समय के श्रीलंका निवासियों के अंदर बढ़ता गया। राष्ट्रहित की चिंता करने वाले बहुत कम हो गए और अनाचार, अत्याचार, दुराचार के द्वारा अपनी अपनी कामनाओं को तृप्त करने में समाज का बहुसंख्यक वर्ग लग गया। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जो शासक होता है, स्वार्थी लोग उसकी चापलूसी करते हैं और चापलूसी का परिणाम ये होता है, शासक ये सोचता है कि ये सब मेरी कामना पूरी करने के लिए माध्यम है और प्रजा ये सोचती है कि मेरी कामना को पूरी करने का माध्यम शासक है और दोनों अपनी कामनाओं की चिंता में ग्रस्त होकर राष्ट्रहित का राष्ट्र के सुरक्षा, राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र की व्यवस्था आदि की उपेक्षा करते हैं। विवेकी लोग ऐसी स्थिति में दुखी होते हैं और समाज की उस स्थिति को देख करके चिंतित नहीं होते। आज भी यही स्थिति है। समाज की इस दुर्गति को देख करके विद्वान, महात्मा, संत दुखी है, लेकिन दुर्भाग्य से आम जनता उनमें अपना विश्वास करती है जो सही में विश्वास के पात्र नहीं है, जो स्वार्थ में अंधे होकर जनता के विघटन में ही अपने स्वार्थ की सिद्धि समझते हैं, समाज के विघटन में ही अपने स्वार्थ की सिद्धि समझते हैं। मैंने सवेरे की बैठक में एक बात बताई थी कि जो लोग अपने अपने समाज की उन्नति के लिए दम भरते हैं, वो अपने समाज की उन्नति नहीं करते, वो समाज के लोगों को बहका करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जैसे आजकल देखिए, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर संपूर्ण राष्ट्र को विघटित करने की एक योजना अपनी बदकार हो रहा है और यह विशाल भारत अपने ही समाज में उत्पन्न हुए ऐसे तथाकथित समाज हितैषियों की गतिविधि को देखता हुआ स्तब्ध है। जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ऐसी स्थिति उस समय लंका में थी और ऐसी स्थिति में लंका में रहने वाला एक व्यक्ति जो सही में राष्ट्रभक्त था, जो सही में राष्ट्र का हितैषी था, जिसके चिंतन का विषय ही जन कल्याण था, वो अत्यंत दुखी था और उसके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं
लोग जो इतिहास से अनभिज्ञ हैं और मिथ्या धारणा से ग्रसित हैं, वो ये समझते हैं कि विभीषण ने अपने देश के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ गद्दारी की और स्वयं के लिए वो राम की शरण में आ गए। ऐसे ना समझ लोग जिनको यथार्थ नीति शास्त्र का बोध नहीं है, वही ऐसी बात सोचते हैं। लंका में विभीषण के समर्थक भी थे। कल मैंने बताया था आपको कि विभीषण ने जब रावण की सभा में अपना उपदेश दिया, संदेश दिया, तो सबसे वृद्ध व्यक्ति जो लंका में था उसने उसका समर्थन किया और विभीषण के लिए कहा रावण से कि तात अनुज तव नीति विभूषण सो पुरधरऊ जो कहता विभीषण। वो कहता है तात, रावण को कह रहा है कि तुम्हारा भाई जो है ये नीति में विभूषण है, पटु है, कुशल है, ये नीति की बात तुम्हें समझा रहा है। एक व्यक्ति की वासना और अहंकार को तृप्त करने की, सोचिए जरा, आप ही कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की वासना और अहंकार को तृप्त करने के लिए पूरे राष्ट्र का बलिदान कर देना, ये कौन सी अकलमंदी है? और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसे बर्दाश्त कर लेगा? इस रहस्य को विभीषण जानते हैं और विभीषण ही नहीं जानते, सारे लंकावासी जानते हैं, लेकिन भय से इतने भयभीत हैं कुछ बोल नहीं सकते। तुलसीदास ने लिखा अपनी रामायण में, सकल धर्म देखई विपरीता, लेकिन कहीं न सकई रावण भयभीता। सब देख रहे हैं कि ये सब धर्म के विपरीत अनर्थकारी कार्य हो रहा है, लेकिन रावण के भय से इतने भयभीत हैं कि कोई जबान हिलाने का साहस नहीं कर रहा, क्योंकि रावण के विरोध में बोलने का अर्थ जेल नहीं था, मृत्युदंड था। इसलिए वहां पर रावण के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। लेकिन विभीषण, जब कोई बात सीमा से परे होने लगती है तो आखिर में आदमी निश्चय करता है कि आखिर मरना तो है ही, तो राष्ट्र के लिए यदि बलिदान भी हो जाऊं तो क्या अंतर पड़ता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके रावण की सभा में रावण को संबोधित करते हुए बड़ी विनम्र भाषा में अपने सत्य को कही दिया और साथ ही उन्होंने यह भी निश्चय किया कि परिणाम में हमें करना क्या है। रावण दो ही काम कर सकता है, या तो हमारा वध कर देगा और या तो हमें देश निकाला दे देगा। दो में एक ही बात हो सकती है। और यह भी समझते थे कि वध तो नहीं करेगा, वध करने की अनुमति उसे नहीं समाज दे सकता। हाँ, देश निकाला दे देगा तो समाज चुप रहेगा। ये विभीषण को ज्ञात था और विभीषण ये भी जानते थे। राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है, आपको बताऊं, सौभाग्य से मैंने भारत की सारी राजनीति के जो ग्रंथ है बड़े बड़े सबका अध्ययन किया है, इसलिए उसके सिद्धांतों से मैं आपको परिचित करा रहा हूं। जब कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता है और उस राज्य को जीत लेता है तो राजनीति शास्त्र का यह सिद्धांत है कि उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाए, जिससे कोई दूसरा सर उठाने वाला
विद्रोह पैदा करने वाला जीवित न रहे और उस राज को नष्ट कर दिया जाए, जिससे वहां के लोग शक्तिहीन हो जाएं और भयभीत हो जाएं, जिससे दोबारा कोई सर न उठा सके। क्या भारत के साथ मुसलमानों ने नहीं किया? क्या भारत के साथ अंग्रेजों ने नहीं किया? यही सब किया है और इसी का परिणाम तो 900 वर्ष की प्रताड़ना रही है, यातना रही है। इस देश को यानी जिस देश को जीतो उसको शक्तिहीन बना दो, जिससे कुछ वर्षों तक कोई उसमें से खड़ा होने का साहस न करे और उनको मृत्युदंड इस प्रकार से दो जैसे चौराहे पर, जिससे दूसरा देख करके भयभीत हो जाए, विद्रोह करने का साहस न करे। यह राजनीति का सिद्धांत है। कौटिल्य को आप पढ़िए तो उसमें आपको सारी बातें मिलेंगी। विभीषण ये जानते हैं कि राम से युद्ध होने पर हम विजयी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि हम अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। राम का युद्ध न्याय संगत है और हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। एक व्यक्ति के हवस को पूरा करने के लिए, एक व्यक्ति के अहंकार की तृप्ति के लिए सारे राष्ट्र का विनाश करना और राम से पराजित होने के पश्चात राम के साथ जो सेना है वो इस लंका का कोई भी ईंट नहीं छोड़ेगी, तहस-नहस कर देगी। अरे एक बानर आया, एक बानर वीर, उसने अपनी पूंछ में आग लगाने के विद्रोह में पूरी लंका फूंक दिया। हनुमान जी विभीषण के सामने घटना घटी है। तो राम के साथ युद्ध करने वाले का वो लोग क्या गति बनाएंगे, ये विभीषण को बात है। इस समय कुशल राजनीतिज्ञ का काम क्या है? अपने राष्ट्र की रक्षा। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा। क्यों? सेना की रक्षा तो कर नहीं सकता, सेना तो लड़ेगी, वो तो मरेगी, लेकिन राष्ट्र के नागरिकों की दुर्गति न हो। क्यों? विजेता केवल सेना का ही संहार नहीं करता, विजेता तो देश में आकर के कत्लेआम शुरू करता है और कत्लेआम इसलिए करता है कि लोग भय के मारे पुनः खड़े होने के लिए साहस न करें। युद्ध में जो मरते हैं उनकी बात अलग है और इस रहस्य को विभीषण जानते हैं, वो नीतिज्ञ है। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि पहले तो रावण को समझाइए और यदि रावण की बात समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी और यदि नहीं समझ में आएगी तो क्या करना होगा? का फिर राम की शरण में जाना होगा। और राम की उदारता का उसे परिचय मिल गया है कि राम ने बाली का वध किया तो अपने अंडर राज नहीं लिया, राज उन्होंने बाली के छोटे भाई सुग्रीव को दे दिया। इसी रूप से यदि हम राम की शरण में चले जाएंगे तो राम अवश्य ही लंका का शासन किसी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि नीति शास्त्र का यह भी कथन है कि जो सेनापति किसी देश पर विजय प्राप्त करता है बाद में उसी सेनापति को वहां का गवर्नर बना देना चाहिए, वहां का शासक बना देना चाहिए। ऐसा नीति शास्त्र में उल्लेख है, जिससे कि क्योंकि उसको पता है किस प्रकार से यहाँ के लोगों के साथ युद्ध करके वो विजयी हुआ है। और यदि विभीषण जानते हैं कि मैं राम की शरण में नहीं जाऊंगा तो इस लंका का शासक बनाया जाएगा सुग्रीव, जो सेनापति सुग्रीव है। और यदि सुग्रीव के हाथ में लंका चली गई फिर लंका का कुछ नहीं बचेगा और लंका की जनता का कुछ भी नहीं बचेगा और सारा देश, सारा समाज नष्ट हो जाएगा। ये बात विभीषण भली बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि यदि रावण ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राम की शरण दूंगा और राम की शरण लेने पर मुझे विश्वास है कि राम लंका का कार्यभार सुग्रीव को न सौंप करके मुझे ही देंगे और यदि मेरे हाथ में लंका का कार्यभार आ गया तो लंका की जनता की रक्षा हो जाएगी, राष्ट्र की सुरक्षा हो जाएगी।
आम जनता जो युद्ध में नहीं जा रही उसकी रक्षा हो जाएगी, वो सैनिक जो युद्ध से बचे हुए होंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। ये थी नीति विभीषण के दिमाग में। इसलिए उसने देशद्रोह नहीं किया, बल्कि देश की रक्षा का एक उपाय ढूंढा, और उपाय ढूंढ करके पहले उसने निश्चय किया कि आज रावण से स्पष्ट वार्तालाप करके उसे समझा दिया जाए। और उसी स्पष्ट भाषण के लिए विभीषण खड़े हुए रावण के दरबार में। जब रावण ने उनकी बात नहीं सुनी, विभीषण की बात का समर्थन किया माल्यवान ने। अनुज तव नीति विभूषण सोपुर धरऊ जो कहत विभीषण, समर्थन कर दिया। अब वहां एक महामंत्री, वृद्ध मंत्री विभीषण की बात का समर्थन कर रहा है। जनता भी हृदय से समर्थन कर रही है, जनता भी हृदय से समर्थन कर रही है, क्योंकि लंका की जनता को पता चल गया है जास दूत बल वर्णी न जाई, कहीं आए पूरा कौन भलाई। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं होता, यदि वो आ जाएगा उसका स्वामी तो क्या करेगा, लोग सोच रहे हैं। इसलिए रावण की सभा में विभीषण की बात सभी सुने और मालवंत ने उठकर उसका समर्थन कर दिया। लेकिन रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर के उस वृद्ध माल्यवान को डांटते हुए और विभीषण को डांटते हुए कहा, रिपु उत्कर कहत सठ दो, तुम दोनों मूर्ख हो और मेरे वीर के सामने शत्रु की महिमा गा रहे हो। दूरी न करो यहाँ है कोई प्रतिहारी है नहीं जो इनको धक्का मार के बाहर निकाल दे। ये अपमान जनक शब्द माल्यवान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरंत माल्यवंत उठ गए बहोरी, उठकर चले गए। लेकिन विभीषण नहीं गए, विभीषण को और स्पष्ट कुछ कहना है। इसलिए अब उन्होंने दृढ़ निश्चय करके राष्ट्र रक्षा के लिए, जन रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए पुनः उठकर खड़े हो गए और पुनः रावण से कहने लगे। तुलसीदास लिखते हैं, माल्यवंत उठ गयऊ बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। जब माल्यवंत उठ करके चले गए तो विभीषण पुनः हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कल मैंने बताया था आप लोगों को, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, सुमति कुमति सबके पुर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। कुमति यानी पूर्व जन्मों के संस्कार और सुमति बुद्धि की प्रधानता, ये सभी के जीवन में है। ये वेद शास्त्र यही घोषणा करते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, क्योंकि आचार्य शुक्र ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि अज्ञानी दरिद्री होता है। दरिद्रता में हेतु क्या होता है? अज्ञान, और कुछ नहीं। दरिद्रता में हेतु होता है अज्ञान, और दरिद्रता जो है वो मनुष्य को निर्बल बना देती है, निर्बल। और निर्बल व्यक्ति जो है वो पराधीन हो जाता है। तो परतंत्रता का कारण है निर्बलता, निर्बलता का कारण है निर्धनता, और निर्धनता का कारण है अज्ञान। कुमति कुत्सितमति, इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए वर्तमान में। आप लोगों में से शायद कोई कभी जापान गया हो। जापान के पास नेचुरल सोर्सेज नाम की कोई वस्तु नहीं है, नहीं। उनके पास जो कुछ वो निर्माण करते हैं उसके लिए कच्चा माल बाहर से नहीं। आज और एक छोटा सा जजीरा जापान है, नक्शे में देखिए,
लेकिन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश जापान है। किसके नाते? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान मिट्टी में मिल गया था, ये तो आप लोग जानते हो। और जो गति जापान की हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो यदि किसी दूसरे देश की हुई होती उसको खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन वहां के लोग अपने राष्ट्र निष्ठा से और अपने बौद्धिक क्षमता से अपने आप को पुनः खड़ा कर लिए, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े धनी देशों में उनका स्थान है। मटेरियल उन्होंने बाहर से मंगाया और निर्माण स्वयं किया। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि भारत में समुद्र के किनारे एक विशेष प्रकार का पत्थर ग्रेनाइट जिसे कहते हैं, वो मैंगलोर के पास होता है। और जिसने बताया वो मैंगलोर का एक बहुत बड़ा रईसाल था। उसने कहा कि यहाँ गुरुजी 1 रुपए फुट में वो पत्थर खरीद करके यहाँ से जापान जाता है, और वहां उसकी रगड़ाई और सफाई होती है, और वहां से जब वो पत्थर यहाँ आता है तो 100 रुपए फुट में बिकता है। ये बहुत बड़े बिका था, अब तो और महंगा हो गया होगा। वो लोग, उनके पास वो है नहीं, है भारत में। आयरन की खान भारत में है, और भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका भारत स्रोत है, समझ लो। लेकिन जापान के लोग नेचुरल सोर्सेज न होने पर भी केवल अपनी एबिलिटी और लेबर के द्वारा एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया के धनी देश बन गए। और अपने देश को जरा देखिए आप, यहां पर नेचुरल सोर्सेज की कमी नहीं है। अर्थशास्त्र को जानने वाले जानते होंगे कि अर्थ के लिए, संपत्ति के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: नेचुरल सोर्सेज, एबिलिटी, लेबर एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में तीनों की बहुतायत है, एक दिन और मैंने बताया था। लेकिन केवल अच्छी व्यवस्था न होने के नाते, गुड ऑर्गेनाइजर न होने के नाते, आज भी दुनिया में इंडिया इज ए रिच कंट्री पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल। मेरे कहने का अभिप्राय कि विभीषण का जो एक कथन है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। भला सोचिए, इस देश में सब कुछ होते हुए भी दरिद्रता क्यों है? आज भी कुछ लोग कहते हैं, राजनेता हमारे कहते हैं कि इतने % लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। पता नहीं उन्होंने गरीबी की कौन सी लाइन खींच रखी है, लेकिन उनके दिमाग में होगी कुछ। और परिणाम जो कुछ हो रहा देख रहे हो। और एक व्यक्ति किसी गिरी हुई जाति विशेष का लीडर बनकर के उसका शोषण करना चाहता है, और उसके नाम पर आप करोड़पति बन जाता है। दरिद्रता से उठकर सबसे बेस्ट वे फॉर अर्निंग लॉट ऑफ मनी विदाउट एनी इज टू मस्ट बी ए लीडर। जिस जाति में पैदा हुए उसके लीडर बन जाओ तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। उस जाति के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को तुम बहका करके और करोड़पति बन सकते हो। इसीलिए तो आजकल के राजनेता अपने हर एक बच्चे को चाहते हैं कि भी लीडर बन जाए। ये तो देख रहे हो। और यहाँ तो वंश परंपरागत से शासन करने की एक प्रक्रिया चल पड़ी है भारत में। और यहाँ के लोगों की बुद्धि इतनी हारी गई है, इतनी निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि उस वंश से कोई संबंधित हो, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी, क्यों ना कलाई हो। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है इस देश में। ये ज्ञान विज्ञान का केंद्र है भारत, विवेक और विचार का केंद्र है भारत। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी ये सोचती है कि भारत में तो बुद्धि रही नहीं, अब एक विदेशी बुद्धि आई है, उससे हमारा उत्थान हो जाएगा। सुन नहीं रहे? देश बचाने के लिए उसको ले आओ, आगे करो। और लोग फूले नहीं समा रहे हैं। मुझसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने और तुम्हारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के यहाँ से भगाने की गलती क्यों की?
दिमाग से ही तुम्हारा उत्थान होने वाला था भले आदमी। यूरोपियन अकल ही तुम्हें अकल दे